सेकंड एपिसोड की शुरुआत में हम जिंजा और मोमो के पास का सीन देखते हैं। जिंजा मोमो को जाने से पहले एक पेन देकर कह रहा होता है, ये तुम्हारे लिए है। जब मैं वापस आऊंगा तो तुम्हारी हैंडराइटिंग चेक करूंगा, दिल लगाकर पढ़ना। मोमो रोते हुए कहती है, क्या तुम मुझसे मिलने वापस आओगे? मुझे भूल तो नहीं जाओगे ना? जिंजा कहता है, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा और ना ही बदलूंगा। इतना कहकर ये चला जाता है। मोमो रोती रह जाती है। देन ये जिंजाओ के पास लेटर लिखती है कि तुमने काफी टाइम से कॉल नहीं किया, मुझे नहीं पता मैं तुम्हें कैसे ढूंढूं, इसलिए मैं सिर्फ ये लेटर लिख सकती हूँ। मुझे उम्मीद है ये तुम्हें मिल जाएगा। माँ और मैं कहीं और शिफ्ट हो रहे हैं। शिफ्ट होने की जगह डिसाइड होने के बाद मैं तुम्हें बता दूंगी कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। देन मोमो सेकंड लेटर लिखती है कि मैं और मोम फाइनली न्यू घर में शिफ्ट हो गए हैं। काश तुम वापस आ जाओ। नेक्स्ट ईयर मेरा मिडिल स्कूल स्टार्ट होने वाला है, इसलिए मुझे काफी होमवर्क और ट्यूशन क्लासेस अटेंड करनी है। अगर मैं अच्छा रिजल्ट लाऊं तो क्या तुम ग्रेजुएशन के बाद समर ब्रेक्स में मुझसे मिलने आओगे? मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। लेकिन जिनजाओ मोमो के किसी भी लेटर का कोई रिप्लाई नहीं करता, जिससे नाराज होकर मोमो रोते हुए लिखती है, ये शायद मेरा लास्ट लेटर है जो मैं तुम्हें लिख रही हूँ, क्योंकि तुम कभी भी मेरे लेटर का रिप्लाई नहीं करते। ऐसा लगता है जैसे मैं हवा में लेटर लिख रही हूँ। मेरा मिडिल स्कूल जल्दी स्टार्ट होने वाला है, जहाँ मुझे नए क्लासमेट्स मिलेंगे। मैं उन्हें अपने फ्रेंड्स बना लूंगी और तुम्हें कभी मिस नहीं करूंगी। मोमो को काफी दुख होता है कि जिनजाओ से कभी कांटेक्ट नहीं करता। सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। जिनजाओ मोमो के साथ वापस घर आती है। ये किसी से फोन पर बात कर रहा होता है कि मैं कल शॉप पर नहीं आऊंगा, अगर कुछ अर्जेंट हो तो यांग से बात कर लेना। मोमो उससे पूछती है, तुम आज रात कहाँ सोने वाले हो? जिनजाओ कहता है, उसकी फिक्र तुम मत करो, जाकर सो जाओ। मोमो पूछती है, तुम कहाँ रहते हो? तुम्हारे पास रहने के लिए कोई जगह भी है? जिसके रिप्लाई में जिनजाओ कहता है, तुम अपने काम से काम रखो। जिसकी वजह से मोमो गुस्सा होकर अपने रूम में चली जाती है। जिनजाओ अपने दोस्तों के पास आ जाता है। ये लोग बैठे होते हैं। जिनजाओ के पास किसी वांशिंग की कॉल आ रही होती है। ये उसे अवॉइड कर देते हैं। फैंगजी पूछता है, क्या चल रहा है? किसके कॉल्स आ रहे हैं? तुमने नई गर्लफ्रेंड बना ली क्या? जिनजाओ कोई रिप्लाई नहीं करता है। कहता है, तो बस चुपचाप पी। देन ये लोग ड्रिंक करने लगते हैं। तभी जिनजाओ के पास वांशिंग का मैसेज आता है, जिसे देखकर ये तुरंत इन लोगों के पास आ जाता है। जिन शियांग को इन लोगों ने अपने कब्जे में कर रखा होता है, जो कि वांशिंग के लोग होते हैं। जिनजाओ इन्हें पैसे देकर पूछता है, तुमने इन्हें मारा है? जिस पर ये बंदा कहता है, तो क्या बोल रहा है भाई, हमने इसको उंगली तक नहीं लगाई, वो तो ये फिसल कर गिर गया था। जिनजाओ कहता है, मैं पैसे ले आया हूँ, इसलिए इसे अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। तभी वांशिंग कहते हैं, तुम मेरे कॉल्स क्यों नहीं उठा रहे हो? जिनजाओ इस बात को अवॉइड करके कहता है, बाकी के पैसे मैं किसी और दिन दे दूंगा। वांशिंग कहती है, मैंने तुम्हें इतने कॉल्स किए, तुमने एक भी कॉल नहीं उठाई। लेकिन जिनजाओ इस बात को भी अवॉइड कर देता है कि मैं इसे लेकर जा रहा हूँ, मेरे साथ दोबारा ये बचकाने गेम्स मत खेलना। बिकॉज वांशिंग ने जिनजाओ को बुलाने के लिए शियांग का यूज किया होता है। वांशिंग कहती है, मैंने दिया सिटी के बेस्ट पर्सन को हायर किया और अपने हेयर एंड मेकअप पर 5 घंटे लगाए। अपने डैड की दूसरी शादी के लिए भी खुद की ड्रेसिंग पर मैंने इतने एफर्ट्स नहीं किए जितने तुम्हारे लिए किए, और तुम बिना मुझ पर नजर डाले यहाँ से जा रहे हो? तुम नहीं जा सकते हो। जिनजाओ उसकी तरफ देखकर कहता है, लो मैंने देख लिया, अब तो जा सकता हूँ ना? तो वांशिंग उसे कहती है, क्यों ना तुम आज रात मेरे साथ डिनर पर चलो, फिर तुम्हारे डैड का जो भी गैम्बलिंग का कर्जा है मैं उसे माफ कर दूंगी। जिनजाओ पूछता है, बस एक डिनर? वांशिंग कहती है, डिनर के बाद भी मेरे साथ रुकना होगा। इसी बीच उसके पास मोमो का मैसेज आता है कि तुम सो गए हो क्या? उसका मैसेज देखते ही जिनजाओ यहाँ से सब कुछ छोड़कर निकल जाता है और मोमो के पास मैसेज करता है, बहुत लेट हो गया है, तुम सो जाओ। मोमो पूछती है, क्या तुम कल वापस आने वाले हो? जिनजाओ कोई रिप्लाई नहीं करता। नेक्स्ट टाइम मोमो बाहर आती है तो जिनजाओ के पास मैसेज करती है कि तुमने मेरा गिफ्ट ओपन किया। तभी जाओ यानी शिन की मॉम मोमो को खाना खाने के लिए बोलती है। मोमो पूछती है कि आप जानते हो जिनजाओ कहाँ गया है? जाओ पूछती है, क्या तुम्हें उससे कोई काम है? वो ज्यादातर बाहर ही रहता है, उसके लिए यहाँ पर कोई काम ही नहीं है ना? मोमो पूछती है, क्या वो घर नहीं आता? जाओ कहती है, नहीं, वो मोस्टली बाहर ही रहता है। जिसके बाद मोमो शावर लेने के लिए वॉशरूम आती है। उसके खुराफाती दिमाग में आइडिया आते हैं जिससे वो जिनजाओ को बहाने से घर बुला सके। ये जानबूझकर वाटर हीटर तोड़ देती है। शिन इसको ऐसा करते हुए देख लेती है। सारा पानी नीचे गिर रहा होता है। इसी बीच जाओ यहाँ जाती है कि ये कैसे हो गया, ये अचानक से कैसे टूट गया। शिन बिना कुछ बोले यहाँ से चली जाती है। मोमो जाओ से कहती है, आप इसको फिक्स करने के लिए जिनजाओ को क्यों नहीं बुला लेती हो? जाओ कहते तुम सही कह रही हो। जिसके बाद ये जिनजाओ को कॉल कर देती है। जिनजाओ वाटर हीटर ठीक कर रहा होता है। मोमो उसे देखे जा रही होती है बिकॉज ये सच में काफी हॉट लग रहा होता है। धूप चेहरे पर पड़ रही होती है और पसीने आ रहे होते हैं। जिनजाओ पूछते है, तुम क्या देख रही हो? मोमो कहती है, मैं तो सूरज को देख रही थी। जिनजाओ कहता है, वॉशरूम में सूरज? तभी शिन यहाँ आ जाती है। जिनजाओ पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम भी सूरज देखने आई हो क्या? मोमो थोड़ी टेंशन में आ जाती है कि कहीं शिन उसको बता ना दे, लेकिन वो बताती नहीं है। देन ये लोग बाहर आ जाते हैं। जिनजाओ बताता है, वाटर हीटर खराब हो गया, ये काफी पुराना हो गया, हम न्यू लेकर आ जाएंगे। जाओ कहते हैं, नए लाने के लिए पैसे वेस्ट क्यों करने, तुम इसी को ठीक कर दो। जिनजाओ कहता है, आप टेंशन मत लो, मैं न्यू ऑर्डर कर दूंगा, सनली आकर उसको लगा देगा। जाओ कहती है, ठीक है, एंड शिन को लेकर यहाँ से चली जाती है। मोमो पूछती है, तो मैं शार कब ले सकती हूँ? जिनजाओ कहता है, वाटर हीटर लग जाने के बाद, सनली उसे लगाने के लिए आ जाएगा। मोमो कहते हैं, उसकी जगह तुम क्यों नहीं लगा रहे हो? जिनजाओ कहता है, बिकॉज मुझे कुछ काम है। मोमो पूछती है, क्या काम है? जिनजाओ कहता है, तुम इतने सवाल क्यों करती हो? इतना बोलकर ये यहाँ से चला जाता है। जिनजाओ गाड़ी लेकर निकल जाते हैं। मोमो टैक्सी लेकर उसका पीछा करने लगती है। काफी दूर पीछा करने के बाद जिनजाओ मोमो को पकड़ लेता है एंड पूछता है, तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? मोमो कहती है, पीछा नहीं तो ये तो कोइंसिडेंस है, तुम भी यहाँ पर, मैं तो शॉपिंग के लिए आई हूँ। यहाँ एक इंटरनेट कैफे भी है, मैंने सुना है वहाँ पर आज इवेंट है और बहुत हैंडसम लड़के आने वाले हैं। जिनजाओ इस पर कुछ नहीं कहता बल्कि कुछ पैसे देकर चल जाता है कि अपने लिए फ्रूट्स ले लेना और मेरा पीछा मत करना। मोमो फिर भी नहीं सुनती और उसका पीछा करने के लिए रिक्शा वाले भैया से पूछती है। लेकिन मोमो को चाइना के कंपैरिजन में इनके चार्जेस ज्यादा लगते हैं। ये बार्गेनिंग करने लगती है। इसी बीच फैंगजी दूसरी रिक्शा से यहाँ आ जाता है एंड कहता है, तुम तो ब्रांडी की सिस्टर हो ना, यहाँ क्या कर रहे, कहाँ जा रही हो? मोमो झूठ बोलती है कि मुझे और जिनजाओ को आज मिलना था, मैं उसे ढूंढने के लिए जा रही हूँ। फैंगजी कहता है, सच में उसने तुम्हें बुलाया है?
मोमो कहती है हाँ उसने तुम्हें भी बुलाया है क्या? फैंजी कहते हैं हाँ मैं बस वहीं जा रहा हूँ। मोमो कहते हैं अच्छा तो ठीक है साथ में चलते हैं। मैं रिक्शा लेने वाली थी लेकिन मेरे पास ज्यादा कैश नहीं है। फैंजी कंफर्म करता है क्या तुम सच बोल रही हो उसने बुलाया? मोमो कहते हैं जल्दी चलो हम लेट हो रहे हैं। तो ये दोनों निकल जाते हैं। देन हम बॉक्सिंग क्लब का सीन देखते हैं। यहाँ एक फाइट चल रही होती है। काफी बंदे बैठे होते हैं। यहाँ पर हमें वांशिंग को दिखाया जाता है जिसकी बेटी वांशिंग होती है। यहीं पर एक लिन नाम का बंदा होता है जो बॉक्सर्स पर बैट लगा रहा होता है। इनकी फाइट खत्म होने के बाद दायोंग शेंग से कहता है हम जीत गए। शेंग कहता है रियल शो तो अभी शुरू होना बाकी है। दायोंग कहता है आप सही कह रहे हो। अगले मैच में हिजांग ब्रांडी को खूब धोने वाला है। इधर लिन एक बंदे से पूछता है ब्रांडी के अपोजिट कौन है। ये बताता है वांशिंग का कोई बंदा है जिसका नाम हिजांग है। वो फाइट में काफी अच्छा है। लिन कहता है तुम सही कह रहे हो मैंने उसे फाइट करते हुए देखा है। इधर एक बंदा जिनजाओ से बोल रहा होता है तुम्हें अभी भी वानशिंग के बंदे से ही फाइट करनी होगी। सॉरी मैं तुम्हें इस मैच में भेज रहा हूँ लेकिन तुम ध्यान रखना अपने हाथ पैर पर चोट मत लगने देना। जिनजाओ कहता है मैं अच्छे से जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। जिसके बाद वो फाइट के लिए बॉक्सिंग क्लब आ जाता है। उसके सामने से हिजांग आ रहा होता है एंड कहता है मार खाने के लिए तैयार रहना। लिन अपनी बैट बढ़ा देता है तो वानशिंग भी बैट बढ़ा देता है। वानशिंग कहती है आप बैट क्यों बढ़ा रहे हो अगर कुछ हो गया तो? तायोंग कहता है तुम हिजांग की वजह से टेंशन में हो या ब्रांडी की वजह से? तो शेंग उसे चुप रहने को बोल देता है। हिजांग बॉक्सिंग रिंग में होता है। वानशिंग कहती है अगर तुमने उसे हर्ट किया तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। हिजांग कहता है तुम उसकी इतनी फिक्र करती हो? वानशिंग कहती है ऑफ कोर्स वो मेरा है। तभी जिनजाओ यानी ब्रांडी यहाँ आ जाता है जिस पर लिन ने अपनी बैट लगाई होती है और एक क्राउड चीयर अप करने लगती है। दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट होती है। जिनजाओ हिजांग को एक पंच में नीचे गिरा देता है और खूब मारता है। तभी हिजांग अपनी मूव लेता है एंड जिनजाओ पर हावी होने लगता है। वानशिंग जिनजाओ को सपोर्ट कर रही होती है। इसी बीच फैंगजी मोमो को लेकर क्लब आ जाता है। गार्ड पूछता है ये लड़की कौन है? फैंगजी बताती है ब्रांडी की सिस्टर है। ये यकीन नहीं करते तो फैंगजी पैसे वैसे देकर उसको अंदर जाने के लिए मना लेता है। मोमो पूछते है तुम लोग जिनजाओ को ब्रांडी क्यों बुलाते हो? फैंगजी कहता है चाइना में कहते हैं ना जितना पी सकते हो उतना पियो। जिसके बाद ये लोग अंदर आ जाते हैं। मोमो देखकर शॉक्ड हो जाती है कि जिनजाओ रिंग के अंदर है। हिजांग उसे बुरी तरह मार रहा होता है। फैंगजी बोर्ड पर देखकर कहता है लिन ने ब्रांडी पर और वानशिंग ने हिजांग पर बैट लगाई है। मोमो पूछती है ये लोग कौन है? फैंगजी बताता है वो रेड शर्ट में लिन है जो कि इस जगह का ओनर है और राज का बैंकर है। और दूसरी तरफ वो आदमी वो वानशिंग है जो कि वान ऑटो शॉप का ओनर है। और जो बंदा रिंग में है वो लोकल बॉक्सिंग चैंपियन है। ये तो ब्रांडी को बुरी तरह मार रहा है। मोमो रोते हुए कहते हैं हम इसको रोक नहीं सकते हैं क्या? जिनजाओ को वहां से बाहर लेकर आओ। फैंगजी कहता है ऐसा नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर सब लोग ने बैट लगाई हुई है। अगर एक बार रिंग में चले गए फिर तो तुम्हारी किस्मत ऊपर वाले के हाथों में है। अगर वो बाहर आ गया तो बैट का पैसा कौन देगा? मोमो कहती है मैं पैसा दे दूंगी मेरे पास पैसे हैं तुम इस फाइट को रोक दो। इधर इन दोनों के बीच में भयंकर फाइट चल रही होती है। जितनी बार जिनजाओ को हर्ट होता है मोमो को उतना ही बुरा लगता है। वो आंखों पर हाथ रख के रोने लगती। जिनजाओ अपनी पूरी कोशिश कर रहा होता है। तभी हिजांग जिनजाओ को एक पंच मारता है जिससे वो नीचे गिर जाता है। हिजांग फिर भी उसे मारता रहता है। वानशिंग फैंगजी और लिन चिल्लाते हैं जिनजाओ उठ जाओ। ये नहीं उठता। तभी मोमो उसे जोर से आवाज लगाती है। अचानक से जिनजाओ उठ जाता है। फाइट दोबारा शुरू हो जाती है। हिजांग फिर से मारने लगता है। मोमो रिंग के अंदर जाना चाह रही होती है। गार्ड्स उसको रोक लेते हैं। पंच लगने के बाद जिनजाओ मोमो की साइड आकर गिरता है। उसे रोते हुए देखकर इसमें जैसे जान ही आ जाती है और वापस आकर ये हिजांग को बुरी तरह धो देता है। उसे बचने का मौका तक नहीं देता। बिना हिजांग को नॉकआउट किए फाइट बीच में छोड़कर ये तुरंत बाहर निकलकर मोमो के पास आता है और गार्ड्स को उससे दूर करके उसे यहाँ से लेकर भाग जाता है। सब बोलते रह जाते हैं फाइट अभी खत्म नहीं हुई। पंचिंग हैरान होती है और फैंगजी से पूछती है वो लड़की कौन थी। फैंगजी बताता है उसकी रिलेटिव है। तो ये उसे थप्पड़ मारती है कि तुम किसे बेवकूफ बना रहे हो सच सच बताओ ये उसकी न्यू गर्लफ्रेंड थी। फैंगजी कहता है ऐसा कुछ नहीं है। इधर शेंग हिजांग पर चिल्ला रहा होता है कि मैंने बोला था ना आज उसे सबक सिखाना है। बाहर आने के बाद जिनजा मोमो से पूछता है तुम्हें इस जगह के बारे में कैसे पता चला? यहाँ कौन लेकर आया? मोमो कहती है तुम्हें बहुत चोट लगी है। जिनजाओ कहता है पहले मेरे सवाल का जवाब दो तुम्हें यहाँ के बारे में कैसे पता चला? मोमो रोए जा रही होती है। जिनजाओ कहता है मार मुझे पड़ी और रो तुम रही हो। मोमो कहते तुम पहले ऐसे नहीं थे। जिसके रिप्लाई में जिनजाओ कहता है बहुत लेट हो गया मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। लेकिन मोमो गाड़ी में नहीं बैठती। जिनजाओ से वापस घर जाने को बोलता है कि मैं तुम्हारी टिकट बुक कर देता हूँ। मोमो मना कर देती है कि मुझे वापस नहीं जाना। जिनजाओ रीजन पूछता है तुम्हें क्यों नहीं जाना अब तो सब कुछ देख चुकी हो ना अब यहाँ किस लिए रहना है? मोमो पूछता है तुम ऐसे कैसे बन गए? तो जिनजाओ उसे जबरदस्ती गाड़ी में बिठा लेता है। मोमो कहता है जो सनलाइन ने तुम्हें सीढ़ियों पर बोला था मैंने सब सुन लिया था। वो कह रहा था कि तुम कुछ ऐसा करने वाले हो जिससे तुम्हारी लाइफ डेंजर में आ सकती है। तुम्हें क्या मेरी फिक्र बेकार लगती है? तुम्हें समझ नहीं आता मुझे तुमसे इतना मतलब क्यों है? क्यों तुम्हारी इतनी फिक्र है? शायद तुम्हारी नजरों में मैं बस वो लड़की हूँ जिसके साथ तुम बचपन में खेले। तुम्हें लगता होगा मैं यहाँ आई और थोड़ा बहुत घूम फिर के वापस चली जाऊंगी। तुमसे कोई मतलब नहीं रखूंगी। तुम मुझे समझ भी नहीं सकते हो। अगर समझते तो इतने सालों तक मुझसे दूर नहीं रहते। मैंने तुम्हें इतने लेटर्स लिखे पर तुमने किसी का भी रिप्लाई नहीं किया। मैंने इतने साल हर समर वेकेशन में वेट किया कि तुम आओगे पर तुम कभी नहीं आए। यहाँ तक कि मैं उस जगह भी गई जहाँ हम पहले रहते थे। मैंने दीवारों पर वहां अपना कॉन्टेक्ट नंबर छोड़ा ये सोचकर कि शायद तुम कभी अचानक से लौट आओ और तुम मुझे ढूंढ ना पाओ तो तुम्हें इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जिनजाओ चुपचाप उसकी बातें सुन रहा होता है। मोमो रोते हुए कहती है मुझे ट्यूशन क्लासेस जाना और होमवर्क करना बिल्कुल पसंद नहीं था लेकिन फिर भी मैंने जाना नहीं छोड़ा बिकॉज मुझे डर था अगर तुम वापस आए तुमने देखा मेरे ग्रेड्स इतने खराब है तो तुम्हें बुरा लगेगा। और आज जब मैंने तुम्हें रिंग में फाइट करते हुए देखा तुम्हें चोट लगी थी तुम्हारी हाथों से खून आ रहा था मुझे डर लग रहा था कि तुम कभी लिख नहीं पाओगे। मैंने तुम्हारे लिए फाउंटेन पेन भी खरीदा था लेकिन अब लगता है उसकी कोई जरूरत ही नहीं है।
अब जाकर मुझे समझ आया कि मैं इतने साल सिर्फ खुद को बेवकूफ बना रही थी। मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। कल मुझे एयरपोर्ट ड्रॉप कर देना। वो लास्ट टाइम होगा जब मैं तुम्हें परेशान कर रही हूँ। मैं कल ही चाइना वापस चली जाऊँ और दोबारा कभी यहाँ आने की स्टूपिड हरकत नहीं करूंगी। जिनजा उसकी किसी बात का कोई रिप्लाई नहीं करता। मोमो कहती है एटलीस्ट तुम कुछ बोल तो सकते हो। तभी एक गाड़ी उनका पीछा करने लगती है। जिनजा मोमो को टाइट पकड़कर बैठने को बोलता है और गाड़ी भगाने लगता है। अचानक सामने से हिजंग अपनी गाड़ी लेकर आ जाता है। एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। देन एपिलॉग में हमें दिखाया जाता है जिनजा मोमो का दिया हुआ गिफ्ट ओपन करता है तो उसमें फाउंटेन पेन होता है जिसे देखकर ये काफी इमोशनल हो जाता है एंड याद करता है बचपन में वो किस तरह राइटिंग में मोमो की हेल्प किया करता था बिकॉज मोमो की हैंडराइटिंग काफी ज्यादा खराब हुआ करती थी। जिनजा इस पेन से सबसे पहले मोमो का ही नाम राइट करता है एंड स्माइल करने लगता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए मेरे चैनल को